सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, लगातार बम्बार्डिंग हो रही थी और एम्यूनेशन हो रही थी लगातार। फायरिंग की वजह से भगदड़ हो गई थी, तो वहाँ पे जो यूक्रेन की पुलिस थी वो हमें मार रही थी इंडियंस को। बॉर्डर्स पे पहुंचे हम लोग तो इंडियंस के साथ ज़्यादा बदसलूकी किया जा रहा था। कुछ अनसर्टेन था, लाइक किसी को नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। कीव में ऐसा नहीं है कि छात्र सभी निकल गए, अभी भी कई हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। डे बाय डे वहाँ पे जो माहौल था वो ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। नमस्कार, मैं अखिलेश शर्मा। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 8वां दिन है। खार्किव में तबाही मचाने और उस पर कब्जा करने के बाद रूसी सेना ने अब यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी कर दी है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये रूस यूक्रेन बॉर्डर की हैं, जिसमें बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों का काफिला देखा जा सकता है। इस काफिले में टैंकर, बख्तरबंद गाड़ियों को भी देखा जा सकता है। खुद रूसी सेना के हेलीकॉप्टर से ये तस्वीरें खींची गई हैं। साफ है कि काफिला कीव के बिल्कुल पास पहुंच चुका है। जानकार बता रहे हैं कि आज रूस की तरफ से कीव पर बड़ा हमला हो सकता है। रूसी हमले को देखते हुए यूक्रेन के 15 शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है। कीव के पास बोरोज़का और अन्य इलाकों में बमबारी से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कई लोगों के घर रॉकेट और मिसाइल के हमलों से पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। लोग सड़कों पर बंकरों में रहने को मजबूर हैं। सैटेलाइट टाउन्स जो हैं उन्हें रूसी सेना अपने कब्जे में ले रही है। उसकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाया जाए। यूक्रेन ने रूस के हमले में 2000 आम नागरिकों के मारे जाने की बात कही है। साथ ही यूक्रेन का कहना है कि उसने रूसी सेना के सार्तो यूनिट के 80% सैनिकों को मार गिराया है। रूस ने भी माना कि युद्ध में उसके 498 सैनिकों की अभी तक मौत हो गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज यह भी दावा किया कि यूक्रेन के 1600 से अधिक सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। कीव के आसपास रूसी सेना की बमबारी से कई सड़कें और पुल तबाह हो गए। नदी पर बना एक पुल भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। साथ ही कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकले लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल ही नदी को पार करते दिखाई दिए। और 8 दिनों से जारी जंग के बीच रूस और यूक्रेन एक बार फिर बातचीत की टेबल पर बैठे हैं। बेलारूस में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि रूस पहले जंग रोके तभी कोई हल निकल सकता है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति से टेलीफोन पर बातचीत की है। मैक्रो और पुतिन के बीच ये बातचीत करीब 1.5 घंटे चली है। और यूक्रेन से निकलकर उससे लगे देशों में पहुंचे भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के तहत देश वापस लाया जा रहा है। पोलैंड पहुंची हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा ने वहां पहुंचे कुछ भारतीय छात्रों से बातचीत की। इन छात्रों ने अपनी आप बीती सुनाई और बताया कि किस तरह उन्हें टॉर्चर भी झेलना पड़ा। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आप बता रही हैं कि काफी चलना पड़ा, कहाँ से कहाँ तक चल कर आया? के आगे से स्टार्ट किया और हम बॉर्डर तक गए, चैकिंग तक। वो हमने अप्रॉक्स 50 किलोमीटर कवर किया एंड उसके बाद हमने बॉर्डर क्रॉस करके फिर 20 किलो अगेन कवर किया। वी कवर्ड टोटल 70 किलोमीटर। नाम क्या है आपका? खातून है। और आपके साथ कितने और लड़के लड़कियां? हम बहुत सारे स्टूडेंट थे। जब बॉर्डर्स पे पहुंचे हम लोग तो इंडियंस के साथ ज़्यादा बदसलूकी किया जा रहा था। लड़कियों को भी मारा पीटा गया और मतलब सारे कंट्री के लेकिन हमने जब बात की तो हमें कहा गया कि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो हम क्राउड मैनेजमेंट कर रहे थे। क्या ऐसा है? मैम, क्या क्राउड मैनेजमेंट में किसी कंट्री को स्पेशलिटी दिया जाता और किसी को नहीं? यूक्रेनियंस पीपल को सीधा नॉर्मली निकाल दे रहे थे। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दिया जा रहा। और अब सीधे चल सकते हैं पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर, जहां हमारे सहयोगी कादम्बिनी शर्मा इस समय मौजूद हैं। कादम्बिनी, अभी वहां पर क्या हालात है जो आज विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है? कहा गया है कि अगले 2 दिनों के भीतर ही काफी बड़ी संख्या में जो छात्र फंसे हुए हैं, खासतौर से पोलैंड में सबसे ज्यादा हैं, उन्हें वापस लाया जा सकता है। तो इसमें अब वहां पर क्या स्थिति बनती दिख रही है?
देखिए अखिलेश, हम सुबह से करीब 6:30 बजे यहाँ के वक्त के मुताबिक हम लोग निकले होटल से, और हम लगातार अलग अलग बॉर्डर्स पे जा रहे हैं, लेकिन वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा थिन है। इसका ये मतलब है कि जो आमतौर पर यूक्रेन से भी लोग आ रहे हैं वो बहुत कम है। हमने देखा कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग हैं। तो एक बॉर्डर पर हमें देखा कि ये लोग आ रहे हैं, लेकिन संख्या जो है वो काफी कम है। कोई भारतीय हमें इन तीनों बॉर्डर्स पर या इनके आसपास जो भी हेल्प सेंटर्स हैं वहां पर हमको दिखा नहीं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो भारतीय आए हैं उनमें से कई जो हैं वो अभी भी यहाँ मौजूद है। तो उनको ले जाने के पहले, यहाँ पर इंतजाम के पहले थोड़ा सा वक्त लगेगा, ये जरूर है। कादम्बनी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, यहाँ ये भी जानकारी दी गई है कि कई विशेष जो उड़ानें चलाई गई, करीब 18 उड़ानें अगले 48 घंटे में यहाँ आएंगी। और दूसरी बड़ी जो समस्या आ रही है वो ये है कि अभी भी करीब ऐसा माना जा रहा है, हालांकि सरकार की ओर से जानकारी नहीं दी गई है कि कितने छात्र अब भी यूक्रेन में है, लेकिन जिस तरह का फिगर बताया गया था शुरुआत में, अगर हम ये माने उसमें से, तो करीब 2000 अब भी हैं जो छात्र फंसे हुए हैं। खासतौर से अब ये पूर्वी सीमा की ओर हैं, तो उन्हें वहां से पश्चिमी सीमा तक लाना कितनी चुनौती का काम माना जा रहा है? बहुत बड़ी चुनौती का काम है, क्योंकि अगर इतना ही आसान होता आना यहाँ पर अखिलेश, तो अभी भी हम देख रहे होते कि फटाफट सब निकल रहे हैं और आ रहे। ऐसा है नहीं। कुछ छोटी छोटी संख्या में छात्र जो हैं वो किसी प्रकार से निकल पा रहे हैं। जो हमारी बातचीत हुई जिन छात्रों से, वो लगातार कह रहे हैं कि कई किलोमीटर, कुछ ने कहा कि हमने 50 किलोमीटर हम चले और तब यहाँ पर पहुंच पाए। खाना नहीं था, पानी नहीं था, छोड़ दिया रास्ते में सामान जो हम लेकर चले थे, क्योंकि इतना ज्यादा चलना पड़ा। उम्मीद इस तरह की थी कि ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा, बीच में मदद मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खासकर जब लड़ाई बहुत ज्यादा तेज हो गई तो MEA की तरफ से या फिर जो यूक्रेन के हमारे दूतावास की तरफ से ये कहा गया कि आप निकल जाएं, चाहे किसी भी प्रकार से निकलें। उसके पहले भी छात्र निकल चुके थे और वो पैदल चलकर, आपको बताऊं कि वो चेक पॉइंट्स तक आ रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि अब और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे छात्र, ऐसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने शायद ही कभी गोली की भी आवाज सुनी होगी, वो शेलिंग और बॉम्बिंग की आवाज सुन रहे हैं, मिसाइल की आवाज सुन रहे हैं। तो आप सोचें कि कितनी हिम्मत उन्होंने की है ऐसे मुश्किल वक्त में, और पहुंचे हैं वो बॉर्डर तक। और मोस्टली जो ये छात्र पहुंचे हैं वो अपने भरोसे पहुंचे हैं, क्योंकि जो दूतावास है ना, उनके पास इतना मैन पावर था कि सबको ले जा सके ना। इस तरह की संख्या छोटी थी कि एक बार में सबको जमा करके वहां से कादम्बनी से हमारा संपर्क टूट गया है। आगे भी हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त गुरलीन कौर हैं जो कि सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं, और साथ ही हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ है, दुमस से मारिया मुनाफ, जो कि वो भी फंसी हुई हैं। और सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा गुरलीन, आप बताएं कि क्या स्थिति, क्योंकि अभी जो विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है उसमें ये कहा गया है कि 3 जगह जो है भी खासतौर से हमारे छात्र हैं, जहां एक तो जहां पर आप हैं वहां का बताया गया है, तो एक साथ में भी एक एडवाइजरी भी जारी की गई है जिसमें यह कहा गया कि एक जो फॉर्म है वो तुरंत भर करके भेज दिया जाए, शायद निकालने की कुछ व्यवस्था हो रही है। इस तरह कोई जानकारी आपको मिली है और अभी वहां पर क्या स्थिति है? सर मैं सही बताऊं तो हमें यहाँ पे 8वां दिन है हमारा आज, और हम तब से लेके आज तक के सिर्फ फॉर्म्स ही भर रहे हैं। और बहुत बार हमने बहुत फॉर्म्स भर लिए, ये स्पेशली खार्किव के लिए, ये स्पेशली सुमी स्टेट के लिए, ये यहाँ के लिए, वहां के लिए, लेकिन सर तो कोई फायदा हो ना कुछ हो रहा है हमारे लिए। और मोस्ट प्रोबेबली अब हमें यही है कि सुमी से बच्चों को इवैक्यूएट करना स्टार्ट करें, क्योंकि हर स्टेट में से कर दिया, खार्किव में भी कर दिया, कीव में भी कर दिया, लेकिन सिर्फ एक सुमी रह गया जहां से एक भी बच्चा अभी तक इवैक्यूएट नहीं हुआ। ठीक है, मैं दुमस से मारिया मुनाफ के पास चलना चाहूंगा। आपके साथ कुछ और भी मित्र वहां पर हैं। क्या स्थिति है? कोई जानकारी मिली आपको कि कब तक वहां से निकलना मुमकिन हो पाएगा?
हम लोग को बस इतना बताया गया है अभी तक कि हम लोग 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं 24 या तो 48 आवर्स में आपको इवैक्यूएट किया जा सकता है। ये मैंने पहले भी बोला था न्यूज चैनल्स में। आज उनके 48 आवर्स खत्म हो जाएंगे, पर अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन आया नहीं है। एक सर्कुलर नया आया है बाहर जिसमें ये बताया गया है कि ऑलरेडी रशिया ने बसेस को बॉर्डर पे रख दिया है हमारे इवैक्यूएशन के लिए। वो ऑलरेडी बॉर्डर पे खड़ी है, बस वो वेट कर रही है कि कब यूक्रेन में जो इंडियन एम्बेसी है वो और यूक्रेनियन गवर्नमेंट ये दोनों परमिशन दे ताकि हमें यहाँ से लेकर बॉर्डर तक ले जाया सके। बट इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन में है उन्होंने कितना अभी दूर तक है वहां से आपका, आप जहां आप है वहां से बॉर्डर कितनी दूर है और किस तरह से जाने का कहा गया है? 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर। किस तरह से जाएंगे? कुछ कोई बस वगैरह का इंतजाम किया है 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए? अभी तक हमें परमिशन ही नहीं मिली है फॉर ट्रैवल। अगर हमको परमिशन मिल जाती है तो हम निकल सकते हैं। बसेस ऑलरेडी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी विष्णु सोम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पोलैंड बॉर्डर से। विष्णु, वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह की स्थिति है? यहाँ बताया गया कि अभी जो है 18,000 के करीब जो भारतीय उनको निकाल लिया गया है यूक्रेन से। नहीं, देखिए अखिलेश, फिलहाल मैं लिविव में हूँ, ये यूक्रेन के अंदर है। कुछ घंटों पहले हम यहाँ आ पहुंचे। पोलैंड से यूक्रेन, उस बॉर्डर को पार करना काफी मुश्किल था, पर जब हम पार कर चुके, जब हम यूक्रेन की साइड पर आ गए तो वहां 100-150 गाड़ी थे। उनमें से कई लोग कोशिश कर रहे थे पोलैंड की ओर जाएं। वहां काफी स्टूडेंट्स या साउथ एशियन बच्चे लग रहे थे, वो भी खड़े थे। काफी ठंड है बाहर इस वक्त, -2 या -3 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ। मैं इस वक्त लिविव में हूँ। ये वेस्टर्न यूक्रेन का एक शायद सबसे बड़ा शहर है और यहाँ फिलहाल स्थिति ठीक है। पर कई बार यहाँ एयर रेड सायरन्स भी चलते हैं, पर फिलहाल यहाँ स्थिति ठीक है। पर इस शहर के बाहरी हिस्सों में कई रोड ब्लॉक बनाए गए हैं और हर 1 या 2 किलोमीटर के बाद एक ना एक रोड ब्लॉक मिलता है। उन रोड ब्लॉक्स को तो हम फिल्म करने का कोई परमिशन नहीं है, पर वहां यूक्रेन के सैनिक खड़े हैं, यूक्रेन के पुलिस भी है और कई एम्बेसी का, जैसे हमारे एम्बेसी कीव से यहाँ आ चुके हैं, क्योंकि यही एक हिस्सा है यूक्रेन में जहां फिलहाल स्थिति ठीक है। पर अभी भी यहाँ काफी टेंशन है। लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। उनके रिश्तेदारों, उनके दोस्तों, उनके बारे में सब पूछ रहे हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ यूक्रेन। और यहाँ से लोग देख रहे हैं कि अब क्या होगा। ये लिविव का जो हिस्सा है या वेस्टर्न यूक्रेन में, यही शायद बचा रहे या यहाँ भी हमला होने वाला है। ये बस इसी बारे में लोग पूछ रहे, सोच रहे। और यहाँ जैसे मैंने कहा आपको, काफी टेंशन है। विष्णु, दूसरा सवाल यह था कि जब आपने बॉर्डर पार किया, बता रहे हैं कि आप बॉर्डर पार करके यूक्रेन में गए हैं, किस तरह की परिस्थिति वहां पर आपने, क्या हालात थे जब ये कहा गया कि लंबे लंबे जो है लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को काफी दिक्कत हो रही है बॉर्डर पार करने में, खासतौर से जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी काफी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा? देखिए अखिलेश, पहले तो आज ज्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स नहीं दिखे, साउथ एशियन स्टूडेंट्स कुछ दिखे थे बॉर्डर में। यूक्रेन साइड में काफी लंबे लाइंस थे, उनमें ये मिक्स्ड लाइंस थे। कुछ शायद स्टूडेंट्स थे साउथ एशिया से, बहुत सारे यूक्रेनियन नेशनल्स थे, ज्यादातर यूक्रेनियन विमेन नेशनल्स थे, क्योंकि मेन नेशनल्स को वो पोलैंड जाना नहीं दिया जा रहा है फिलहाल ज्यादातर केसों में। तो लाइन काफी थे और कई लोग शायद कई घंटों के लिए वहां खड़े थे। बाहर का तापमान अब फिलहाल बहुत ठंड है, -2 -3 डिग्री टेम्परेचर है और कई घंटों के लिए लोग बाहर खड़े थे। आज मैंने शायद इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं देखा, पर कल जब हम कल ईस्टर्न पोलैंड पहुंचे तो वहां 200 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स थे, इंडियन छात्र थे, जिनसे हमने बात की और वो लोग कह रहे थे कि उनमें कुछ बच्चे खार्किव से आए थे, कुछ लोग कीव से आए थे, दूसरों जगह से आए थे। कुछ केसेस में 50 किलोमीटर से ज्यादा उन्होंने पैदल आना पड़ा उनको। कुछ जगह में उनको धक्का मुक्की भी हुआ है। तो कंडीशन काफी खराब है। ये इवैक्यूएशन ऑपरेशन जो है वो पोलैंड से चल रहा है। जितना भी मदद यहाँ कर सकते हैं हमारे एम्बेसी के लोग, तो वो भी कर रहे हैं फिलहाल। पर स्थिति बहुत ही खराब है, टेंस है और बार बार यही बताया जा रहा है कि इस कंडीशन में जितना जल्दी लोग निकल पाए निकलना चाहिए। पर हाँ, राजदूत, ये एम्बेसी के जो इंस्ट्रक्शंस है और एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जो कीव में था, अब यहाँ लिविव में आ चुका है, इनके आदेश के अनुसार लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। विष्णु, एक जाते जाते आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि
जो रूस का हमला है उसको लेकर के क्या परिस्थिति वहां पर बनी है, किस तरह की रूस ने जो है आगे कदम बढ़ाए हैं? कहा जा रहा है कि बार बार कि कीव पर आज रात को भी वो बड़ा हमला कर सकता है, तो इस बारे में आपके पास क्या सूचना मिल रही है कि अगर पूरे यूक्रेन के नक्शे की बात करें तो ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण इलाके हैं जहां पर कि रूस ने मजबूती से अपने कदम जमा लिए हैं, और अभी फिलहाल आगे आपको ये जो लड़ाई है किस तरह से मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है? देखिए अखिलेश, कीव का हिस्सा जो है वो बहुत, वहां का स्थिति जैसे हम कई दिनों के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं काफी खराब है। खार्किव में बहुत आर्टिलरी शेयरिंग हो चुका है। सेंट्रल खेरसोन एक जगह है जहां शायद रूसी सैनिक कई पहुंच चुके हैं, उनके ग्राउंड स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है उस जगह में। और सदर्न यूक्रेन से, क्राइमिया साइड से भी एक हमला हो रहा है कई जगहों में। अब जो टैक्टिक है रूसी फौजों का, एक सीज बनाने का है, मतलब जो भी शहर के पास वो लोग पहुंच जाते हैं उनको घेर लेंगे और एंट्री और एग्जिट बंद कर देंगे। और यही कोशिश रहेगा कि कुछ टाइम बाद शायद यूक्रेन के लोग वहां से एक पीस प्रपोजल निकाले, क्योंकि वो स्थिति अगर सीज हो जाता है तो वहां स्थिति बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पर फिलहाल यहाँ के लोग तो हमें बता रहे कि देखिए जो भी रूस से जो भी कर रहे हैं इसमें ये शायद लंबा चलेगा, ये लोग रेजिस्ट करते रहेंगे। तो फिलहाल अभी भी ये कंडीशन है और अगर ये सीज चलता है ये कई महीनों तक चल सकता है। जी, शुक्रिया विष्णु आपका इस तमाम जानकारी के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ गुरलीन कौर और दुमस मारिया मुनाफ बनी हुई हैं। आपने सुना होगा गुरलीन, हमारे सहयोगी विष्णु पहुंच गए हैं यूक्रेन में और वहां से वो रिपोर्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि आने वाले दिनों में हालात जो है ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो ऐसे में आप लोग की क्या तैयारी है, क्या कहा गया आपको गुरलीन? हमें सर यही कहा गया है कि शायद ये लोग ट्राई करेंगे कि रशिया बॉर्डर से हमें निकाल पाए, क्योंकि रशिया बॉर्डर यहाँ से सबसे क्लोजेस्ट बॉर्डर है और शायद वहां को जो रोड जा रही है वो सेफ है। और बाकी सारी रोड्स जो है ना, जो मतलब हमें ऑप्शंस तो बहुत सारी है कि हम यहाँ से खार्किव चले जाएं, यहाँ से किसी और सिटी चले जाएं, और वहां से हमें बहुत सारी बसेस है जो डायरेक्ट बॉर्डर पे उतारेंगे। पर द प्रॉब्लम इज सर कि यहाँ जो सुमी के आसपास वाला एरिया है वो सारी रोड्स ब्लॉक्ड है और वहां पे माइंस है। ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब वहां पे जगह जगह पे माइंस है, इसीलिए सुमी तक के कोई नहीं आ रहा। और ना तो यहाँ पे एयरपोर्ट वर्किंग है ताकि हम एयरलिफ्ट हो जाए यहाँ से किसी नियरेस्ट सिटी में, ना तो यहाँ पे एयरपोर्ट वर्किंग है और ना यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी बंद है और रोड्स भी सारी ब्लॉक है। तो हमारे पास कोई मीन्स नहीं है जिसके थ्रू हम जा पाए। जी, दुमस मारिया मुनाफ, मैं आपके पास आना चाहूंगा आपके दोस्तों के साथ कि क्या व्यवस्था है आपकी वहां पर रुकने की? किसी तरह कोई परेशानी आपको खाने पीने की हो रही है? इस बारे में क्या इंतजाम करने के लिए कहा गया है या कुछ मदद आपको मिली हो वहां पर? जी, सुपरमार्केट्स ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक है, एटीएम आउट ऑफ कैश है। अगर हमें कुछ निकालना भी है कैश इमरजेंसी में तो हमें काफी दूर तक जाना पड़ेगा, लेकिन वो अलाउ नहीं है बाहर जाना, बिकॉज सेफ नहीं है। बाय गॉड ग्रेस यहाँ पे कुसुम फार्मा करके एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है मिस्टर राजीव गुप्ता की, उन्होंने हमें कुछ एसेंशियल फूड सप्लाई प्रोवाइड किए 2-3 बार, जिसमें ऑयल, एग और राइस ऐसे कुछ भी एसेंशियल फूड्स दिए गए हैं। बट हमें नहीं पता कि वो भी कब तक अपना फुल 100% देते रहेंगे, बिकॉज सिचुएशन अगर खराब हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनका भी बाहर निकलना बंद हो सकता है। और क्या वजह कि आप लोग इतने समय तक रुके रहे? क्योंकि सरकार का कहना है कि 16 तारीख को पहली एडवाइजरी दे दी गई थी, उसके बाद बच्चों को कहा गया था कि वो छोड़ करके चले जाएं, तो क्या कारण रहा कि इतने समय तक आपको रुकना पड़ा वहां? सर, पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि एडवाइजरी और नोटिस में बहुत डिफरेंस होता है। एडवाइजरी ये दी गई थी कि अगर आपका रहना नॉन एसेंशियल है तो आप जा सकते हैं। अब आप बताइए कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे बिना किसी काम के रहना पसंद करेगा? हमारा कुछ ना कुछ काम होगा तभी जाके हम यहाँ पर रह रहे हैं। हमें एडवाइजरी दी गई थी कि आपका रहना आपका रहना एसेंशियल नहीं है तो आप जा सकते हैं, लेकिन बाकी जिनका काम है वो यहाँ पे रहे। तो हम यहाँ पे रहे, वाई? बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटी से हमको ये कहा गया था अगर आप जाते हो तो हम आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर का कोई भी गारंटी नहीं लेते, हम आपको 6 मंथ्स बैक कर देंगे, यानी कि 1 सेमेस्टर पीछे कर दिया जाएगा। या तो फिर हमारा ये भी सिस्टम होता है कि अगर हम एक क्लास मिस करते हैं तो हमें उसका पेमेंट करना पड़ता है। तो ये बड़ी चिंता की बात थी। एक तो पढ़ाई की बात भी थी, दूसरी बात आप जैसा आपका कहना है कि जो एडवाइजरी दी गई थी वो स्पष्ट नहीं थी, ये नहीं कहा गया था कि आपको वहां से तुरंत छोड़ करके निकलना है। बहरहाल अभी तो ये कहा जा रहा है, एडवाइजरी दी जा रही है, लेकिन समस्या ये है कि निकले तो वहां से निकले कैसे। शुक्रिया आपका दुमस मारिया मुनाफ, आपके मित्रों के साथ और साथ ही गुरलीन कौर हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप सुरक्षित रहें और जल्द से जल्द घर वापसी करें। फिलहाल एक ब्रेक।
और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को घर वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, लेकिन कई छात्र इससे खुश नहीं हैं। यूक्रेन से निकालकर लाई गई विशाखा ने इस ऑपरेशन गंगा पर ही सवाल उठा दिए। एनडीटीवी से बातचीत में विशाखा ने कहा कि जब वॉर जोन से निकाला जाता तब इवैक्यूएशन कहलाता। रोमानिया से तो सामान्य फ्लाइट लेकर भी आ सकते थे। The situation what you see is completely different what actual situation is. वहाँ पे जैसे कि हम ओडेसा, जहाँ पे आप जानते हो कि सबसे पहला अटैक शुरू हुआ था वहाँ के नेवल बेस पे, हम वहाँ से आ रहे हैं। वहाँ पे कर्फ्यू रात में तो वैसे लगा ही होता था, बट दिन में पूरे टाइम आर्मी, एक्सप्लोजन्स, मतलब शेलिंग सब कुछ होते रहती थी। हम अभी यहाँ आए जिसको बोला जा रहा है इवैक्यूएशन। आई डोंट नो यहाँ पे सब में से अग्री करेंगे ही इस बात पे, इसको इवैक्यूएशन का नाम दिया गया है। पर आप एक बात बताइए, जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी रोमानिया, वहाँ से आप हमें फ्लाइट से यहाँ लेकर आए, आप इसको इवैक्यूएशन कैसे बोल रहे हो? हमें जो वहाँ पे यूक्रेन में आपको सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए था, हमें जो सिटी ऑलरेडी इतनी खतरनाक थी, वहाँ पे या तो एम्बेसी से किसी को मदद के लिए भेजना था ताकि स्टूडेंट्स को वो गाइड कर सके बॉर्डर पे, वो तक नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स को बस बोल दिया गया कि आप अपना बस पकड़ो और चले जाओ। आपको एम्बेसी ने ये भी क्लेम किया है कि वहाँ पर हेल्पलाइन जारी की गई है। जी, आपको पता है, आपने यहाँ पूछ लीजिए, सब लोग हैं जो कभी आपका फोन नहीं उठाएगी, और जब फोन उठाएगी ना 10 लोगों को 10 बातें बोलेगी, और लास्ट अगर आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना वो सीधा बोलेंगे सॉरी सर, हमें इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें फ्री फ्लाइट्स नहीं चाहिए थी। शायद आप लोग उनसे भी पूछे, आप लोगों को फ्री फ्लाइट चाहिए थी या यूक्रेन में आप लोगों को सेफली बॉर्डर आना था? सेफली बॉर्डर आना था। ऑपरेशन गंगा के तहत सरकार बड़ी संख्या में छात्रों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारत वापस ला रही है। दिल्ली और मुंबई से ये छात्र अपने घर पहुंच रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कुछ ऐसे ही छात्रों से भेंट की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में मेडिकल सीटों की संख्या में काफी बढ़ोतरी कर चुकी है और आगे भी कई और मेडिकल कॉलेज तैयार होंगे। आपको बताएं कि इन छात्रों में बनारस के छात्र भी थे और यूपी के दूसरे शहरों के छात्र भी शामिल थे। आइए सुनते हैं पीएम ने क्या कहा। इंडिया जा पाएंगे क्योंकि 2 मार्च की हम लोग की फ्लाइट थी। पहले हमारे देश में कोई 80-90 हजार के बीच में सीटें थी। अब पिछले 5 साल में हम इसको 1.5 लाख तक पहुंचा दिया है। यूपी में भी नए 2100 विद्यार्थियों के लिए सीटें बनाई है। यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी करीब करीब डबल हो रही है और मेरी कोशिश है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। जिस प्रकार की कोशिश हम कर रहे हैं तो शायद 10 साल के भीतर पिछले 70 साल में जितने डॉक्टर बने हैं उतने नए 10 साल में बन जाएंगे जी। इतना बड़ा काम हो जाएगा तो फिर बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, मजबूरियां खत्म हो जाएगी, परिवार को भी टेंशन नहीं होगा। यूक्रेन से भारत वापस आए कई छात्र भारत सरकार से नाराज हैं। उनका कहना है कि बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनकी कोई मदद नहीं की गई। जब उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर ली तो ये फूल देकर स्वागत किया जा रहा है। अब वो ये पूछ रहे हैं कि इन फूलों का वो क्या करें। बताएं कि आप लोग जब हंगरी बॉर्डर क्रॉस करके आए तो इंडियन एम्बेसी से इस पूरी जर्नी में आपको इंडियन एम्बेसी हाँ, जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद हमारी हेल्प हुई, लेकिन उसके पहले कोई हेल्प नहीं थी, ना कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से ना हमारी एम्बेसी के तरफ से। जो हमने किया हमने खुद किया। हम लोगों ने ऐसे ही कुछ 10 लोगों की खुद से ग्रुप बनाई, हम लोग इकट्ठा हुए और फिर वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़े और निकल गए। जैसे कि अमेरिका सबसे पहले अपना सिटी को बोला कि यहाँ निकलने के लिए, यहाँ पे हम लोग जब आ रहे हैं तो ये हमें दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या करके आए? इस फूल लेकर हम लोग क्या कर लेंगे? इससे कुछ नहीं होने वाली है। अगर कुछ हो जाती है हमारी फैमिली क्या करती है? अगर हम लोग के साथ ऐसा कुछ हो जाता वहाँ पे, मिनिस्टर भी रिसीव करने आए थे, जो भी थे पता नहीं, मैं उनको नहीं जानता, ठीक है। वो उन लोग ले फूल बांट रहे, इसका मतलब क्या है? ये फूल अगर पहले बांटे रहते, अगर टाइम पर एक्शन लिए होते तो ये फूल बांटने की नौबत नहीं होती। ये सब जो दिखावा चल रहा है इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।